सोशल सभ्यता में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के चैप्टर हमारा जो है स्टेप 5, इसका नाम है मुद्रण और संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अभ्यास के है और एनसीईआरटी के जो हमारा बुक है उसी का है, इतिहास के जो हिस्ट्री का है। चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। और पहला हम प्रश्न शुरू करते हैं, निम्नलिखित के कारण दें। तो यहाँ देखिए हमारा कैक है, प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। क्या है खे गे घ कि वुड ब्लैक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 में आई, और ख है कि मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की, और ग है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, और घ है कि महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। तब हमने प्रश्न देख लिया। अब इसका आंसर है, देखिए यहाँ क्या का आंसर देख सकते हैं कि 1295 तक यूरोप में वुड ब्लैक प्रिंट या तख्ती की छपाई न आने के निम्न कारण थे। अब यहाँ देखिए कौन कौन से यहाँ 5 पॉइंटों में दिया हुआ है। ये देखिए हमारा, और पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कि 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक खोजी यात्री चीनी ने काफ़ी साल बिताने के बाद इटली वापस लौटा। उसी तरह है कि चीन से वुड ब्लैक या काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीकी का ज्ञान अपने साथ लेकर आया। तो और देख सकते हैं 3 और है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और अपने कॉपी में भी आप नोट करते हुए चलिएगा ताकि आप बाद में इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और लाइन बाय लाइन। देखिए अब हमारा ख जो है कि धर्म सुधारक मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था, क्योंकि मुद्रण में धर्म सुधारक आंदोलन के नए विचार के प्रसार में मदद मिली। तो इस तरह से देख सकते हैं ख का, और लिख भी सकते हैं आप। और फिर उसके नीचे ग है और उसके नीचे घ है कि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर ही कम शिक्षित लोगों धर्म के अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। उन किताबों के आधार पर उन्होंने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए तथा रोम कैथोलिक चर्च की बहुत सी बातों का विरोध करने लगे। अधर्म के बारे में ऐसी किताबों और चर्चे पर उठाए जा रहे सवाल से परेशान रोम चर्च के प्रशासकों और पुस्तकों विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई, और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। अब अगला भी इस तरह से देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वराज्य की लड़ाई को दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस या सामूहिक की लड़ाई कहा, क्योंकि ब्रिटिश भारत की सरकार इन 3 आज़ादियों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लोक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, पत्र पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आज़ादी और सामूहिक जनमत को बल प्रयोग, यहाँ पे देख सकते हैं कि बल प्रयोग और मनाने को कानून द्वारा दबाया जा रहा था। इसलिए गांधी ने इन 3 आज़ादी के संघर्ष को ही स्वराज्य की लड़ाई कहा। तो अब अगला हमारा देखिए, अब हमने पहला का देख लिया आंसर, अब सेकंड भी देखिए कि छोटी टिप के बारे में बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं 3 है कि गुटनबर्ग प्रेस है, और ख है छपी किताबों के लेकर के इरेस्मस के विचार, और ग है कि वर्नाकुलर या देसी एक्ट प्रेस। और तो देख सकते हैं गुटनबर्ग प्रेस के क्या विचार थे, और आप इसी तरह से नोट भी करते हुए चलेंगे। देखिए ये हमारा गुटनबर्ग के विचार थे। गुटनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था, एक बड़ी रियासत से पला बढ़ा और बचपन से ही तेल या जैतून की मशीनें देखी। तो इस तरह से देखिए इसका आंसर देख सकते हैं, और अपने कॉपी में नोट करते हुए भी चलिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसे पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन और लिखते हुए चलिएगा ताकि बाद में आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह हमारा ख है, देख सकते हैं ख है लातिन का विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधार इमेम्स की छपाई को लेकर के बहुत आशंक था। तो और देखिए यहाँ पे जो हमारा ख है
किस तरह से दिया हुआ है, और इसके लिखते हुए चलिएगा और नोट करते हुए, क्योंकि आप नोट करे रहेंगे तो बाद में इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और लाइन बाय लाइन वीडियो को देखते हुए चलिएगा और पढ़ते हुए, और पूरा वीडियो देखिएगा। और उस तरह से हमारा गया है कि वर्नाकुलर या देसी परेड एक्ट 1878 में लागू किया गया था, और 1875 के विरोध की बजाय जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेजी होने लगी। और इसी का परिणाम था कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्नाकुलर एक्ट का पारित किया गया था। और इसमें क्या था, इससे सरकार को भाषाई प्रेस, ये वन लाइनर में पूछा जाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू या कब, तो 1878 में। और ये यहाँ देख सकते हैं कि भाषाई प्रेस और छपी के संपादक को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया, और अगर किसी को बागी करा दिया जाता था तो अखबार को पहले ही चेतावनी दी जाती थी कि, और अगर चेतावनी की अनसुनी की जाती थी तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था। मतलब उन्हें ये बता दिया जाता था कि आप हमारे विरुद्ध कोई भी ऐसे, तो उनका प्रेस प्रिंट या वो अखबार कैसे जब्त कर लिया जाता था, या उनकी मशीनों को ऐसे जब्त कर लिया जाता था। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। इस तरह का एक देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए लाया गया था ये वर्नाकुलर एक्ट। तो वर्नाकुलर एक्ट कब पारित किया, कब लाया गया था, तो आप देख सकते हैं। और हमारा थर्ड प्रश्न है 19वीं सदी, यहाँ देख सकते हैं कि 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। देखिए प्रश्न हमारा है 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या, इनमें से क्या मतलब था। तो महिलाएं, गरीबी जनता, सुधारक। तो देख सकते हैं महिलाएं के बारे में अब यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है। तो हमारा महिलाएं देख सकते हैं, और यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा ऊपर और करते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि महिलाएं। तो आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार में महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा दे दिया, और महिलाओं की जिंदगी और भावनाओं को गहनता में से लिखा जाने लगा। इससे महिलाओं का पढ़ना भी बहुत ज़्यादा हो गया। और अगला इसी तरह से देखिए, और हमारा सारा पॉइंट नोट करते हैं। और इसमें से देखिए इतना पॉइंट है कि आप कुछ भी पॉइंट लिखेंगे, या यहाँ देखिए कि हमारा 12 या 12 पॉइंट है, तो इसमें से आपको 5-6 पॉइंट भी याद रहेगा, तो आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। और अगला हमारा देखिए, देख सकते हैं कि हमारे महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ पर पाबंदी था। बाद में चलकर उन्होंने अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी। यह बंगाल भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। कैलाश देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू कर दिया। उस तरह से ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोश में लिखा। देख सकते हैं इस तरह से लास्ट पॉइंट जो हमारा है कि इस तरह का मुद्रण ने महिलाओं की दशा और दिशा के बारे में 19वीं सदी में काफ़ी कुछ लिखा जाने लगा। मतलब उनके बारे में छपाई या लिखने जाने लगा कि महिलाओं की दशा में कैसे। अब देखिए अगला पॉइंट है कि गरीब जनता। तो ये भी देखिए हमारा 8 पॉइंट है, यहाँ से देख सकते हैं गरीब जनता। तो यहाँ देख सकते हैं कि 19वीं सदी में मद्रासी शहर में काफ़ी सस्ती किताबों चौक चौराहे पर बेची जाने लगी, और इससे गरीब लोग भी बजाय उन्हें खरीद कर पढ़ने लगे। और अगला हमारा पॉइंट है कि इसने साक्षरता बढ़ाने और गरीब जनता में भी पढ़ने की रुचि जगाने की मदद की। और फिर इसी तरह देख सकते हैं हमारा 4th पॉइंट है, 5th है, 6th है, 7th है और 8th है कि 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के बारे में भी लिखा जाने लगा। और ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा। स्थानीय विरोध आंदोलन और
ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और अन्यायपूर्ण समाज की स्थापना बनने और मुहिम को लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं और गुटके छापने। तो इस तरह से देख सकते हैं गरीब जनता की भी ऐसी पुस्तकों में रुचि बढ़ी। और एक पॉइंट भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आपको याद होगा। और हमारा अगला पॉइंट है सुधारक। तो ये देख सकते हैं गए, इसमें भी हमारा 5 पॉइंट दिया हुआ है कि 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृत के प्रसार में सुधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य किया। और सेकंड पॉइंट था कि उन्होंने अपने लेखन और मुद्रण से जनता को समाज में व्यापक बुराइयों और कुरीतियों से लड़ने और उन्हें बदलने के लिए तैयार किया। तो देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं के और निबंध में लिखा जाने लगा था। निम्न जाति आंदोलन में मराठी फुले अपनी गुलामगिरी, ज्योतिबा जो फुले थे अपनी गुलामगिरी में भी जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था उन्होंने। एक उनके ज्योतिबा फुले के एक पुस्तक था गुलामगिरी, उसमें उन्होंने लिखा था। और फोर्थ पॉइंट भी उस तरह था कि बाद में भीमराव अंबेडकर और पेरियार जैसे सुधारकों ने भी जाति पर जोर देकर कलम चलाई और नए अन्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने और मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं के गुटन मतलब छपने के लिए या उनके छपने लगे, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने लगे। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि इस तरह के सुधारकों के लिए मुद्रण मतलब संस्कृत छपने के प्रसार के एक साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और जब हमारा अगला प्रश्न अब चर्चा करने वाला प्रश्न है कि 18वीं सदी में के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशतावाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो हमारा इसका आंसर देखिए। अब प्रश्न आपने देख लिया, तब इसका आंसर चलिए। ये हमारा प्रश्न है और यहाँ पे प्रश्न सभी बच्चों ने देख लिया होगा। अब हम आंसर देखते हैं यहाँ पे कि 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताब के जरिए प्रगति और ज्ञानदेय होता है। क्यों? तो ये देखिए हमारा पॉइंट है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आप इसे नोट करते हुए चलिएगा नोटबुक में इस तरह से, और एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। पहला पॉइंट में दिया हुआ है कई लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। और मतलब कई लोगों का मानना था कि किताब जो है लोगों की दुनिया बदल सकती है और वे निरंकुशवाद और आतंक की राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिला सकती है। ऐसे दौर लाई जब विवेक और बुद्धि का राज होगा, मतलब लोग सोच समझ के ऐसे बदलाव आएगा। तो इस तरह से पॉइंट देख सकते हैं आप अपने कॉपी में। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और अगला हमारा सेकंड प्रश्न है कि कुछ लोग किताबों को सुलभता को लेकर के चिंतित क्यों थे। यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर के समझाइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन हमारा है। और यहाँ पर हमारा आंसर है कि कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे। उन्हें आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए किताबों पर कोई नियंत्रण ना हो तो लोग में बागी अधार्मिकता के विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता नष्ट हो जाएगी। तो इससे देखिए अब सेकंड पैरा के उदाहरण के लिए अब हम यूरोप के लानिया के विद्वानों और कैथोलिक धर्म सुधारक ने लिखा कि किताबों भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, यहाँ देख सकते हैं। और दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच जाती हो सकता है कि जहाँ तहाँ, इस तरह से लिख सकते हैं। और थोड़ा हम ऊपर इसे करते हैं। और ये देखिए, और अगला हमारा ये देखिए भारत के बारे में। थोड़ा ये गला ख़राब हो रहा है इसलिए बीच बीच में थोड़ा आवाज़ वैसे हो रहा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमारा अब थर्ड प्रश्न है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। तो देख सकते हैं हमारा प्रश्न है
कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। तो ये आंसर यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए हमारा आंसर, और आप नोट कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तरह से। और अब हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है, और यहाँ से आंसर कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। तो ये देखिए हमारा पॉइंट में है, देखिए हमारा 8 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां पॉइंट है। 8 पॉइंट है। तो इस तरह से बहुत से समाज, जैसे पहला पॉइंट है कि बहुत से समाज और धर्म सुधारकों ने समाज में व्यक्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों में चेतना आई। और सेकंड है कि जातिवाद, महिला शोषण और मजदूरी की दयनीय स्थिति पर लिखा गया। इससे जनमानस ने अपनी खराब स्थिति को समझने में मदद मिली। इसी तरह हमारा थर्ड भी है कि 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे, मतलब लोगों की स्थिति बता करके उसे कार्टून या उसके जरिए बताया जाने लगा। और फोर्थ उसी तरह है कि कुछ ने शिक्षित भारतीयों को पश्चिमी पोशाकों और पश्चिमी अभिरुचियों को मजाक उड़ाया। तो इस तरह से आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।